नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जिसका टाइटल है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, जो कि 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक के से लिया गया है। इस वीडियो में हम मुख्यतः चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार के बारे में, उनके जो पूर्व और पश्चिम साम्राज्य के बीच में जो बटा हुआ था उसके बारे में, रोमन साम्राज्य के अफ्रीका में जो विस्तार हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, ईरान और रोमन साम्राज्य के बीच में जो टकराव हो रहे थे लगातार उसके बारे में चर्चा, और फिर आखिरी में हम रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर भौगोलिक विस्तार को देखें तो जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, जिस तरह से 270 220 बीसी के आसपास ये बढ़ रही है, जिस तरह से रोमन साम्राज्य एक के बाद एक आपको साफ दिख रहा होगा। और ये लगभग 20 बीसी आ गया, इसके बाद फिर अब ईडी आ जाएगा, अब ये बढ़ रहा है, 300 ईडी आ चुका है। इसके बाद फिर ये 400, अब देखिए इस 400 ईडी के आसपास यानी 5वीं शताब्दी के शुरुआत के आते आते ये दो अलग अलग कलर में बट गया, जो कि पूर्वी और पश्चिमी थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सबसे पहले पूर्वी साम्राज्य का पतन हुआ, पश्चिमी का पहले पतन हुआ, और फिर उसके बाद फिर पूर्वी का पतन होगा, जो पूर्वी आगे चल करके बैजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता था। तो इसको मुख्यतः 3 कालों में बांटा गया है: प्रारंभिक काल, परवर्ती काल और परवर्ती पुरा काल। प्रारंभिक काल शुरू से लेकर के जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक चलती है, उसके बाद 3री शताब्दी से लेकर के लगभग 5वीं शताब्दी तक परवर्ती काल, और उसके बाद फिर 5वीं से लेकर के रोमन साम्राज्य के अंत तक, जो कि 8वीं शताब्दी तक चलती है, उसको परवर्ती पुरा काल कहते हैं। इसके अलावा जो रोमन साम्राज्य के विस्तार के एक अन्य पक्ष है वो है उसका सांस्कृतिक पक्ष, जो कि सीमित नहीं था सिर्फ उन क्षेत्रों तक जहां तक रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, बल्कि उन क्षेत्रों तक भी पहुंचा है रोमन साम्राज्य की संस्कृति जो उनके विस्तार से परे थे। जैसे हिंदुस्तान में भी उनके साम्राज्य के कई सांस्कृतिक प्रभावों को देखा गया है, खासकर कुषाण काल में। ये अगर आप मैप देखें तो इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अलग अलग जगहों से रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। जैसे अफ्रीका में एक कार्टेज है, वहां से रोम दूसरा सेंटर था, जहां से आपको पिंक लाइन दिख रही है, अफ्रीका में ब्लू लाइन दिख रही है। तो ये खास करके 2 जगहों से इसका विस्तार हुआ था, और कहीं ना कहीं एक हुन जो कैपिटल था ऊपर, वहां से भी कुछ कुछ विस्तार हुए हैं। तो अगर हम पूर्व और पश्चिम के डिवाइड की बात करें, जो कि जैसा कि आपने मैप में देखा था और फिर से देख रहे हैं, ये पिंक और येलो लाइन, येलो कवर रंग में जो रंगे हुए हैं, इसमें 2 अलग अलग राजधानियां थी। जो पश्चिम थी, जो कि फेमस है, माना जाता है, रोम, जहां सेंटर था इटली के अंदर, और वो रोम साम्राज्य का सिंबल हमेशा रोम ही रहा। 4वीं शताब्दी तक आते आते पूर्वी साम्राज्य जो रोम के थे वो आपस में बट जाते हैं, 2 अलग अलग हो जाते हैं, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो एक शहर है उसको दूसरी राजधानी बनाया जाता है। अब रोम और आदिवासियों के बीच जो जर्मन से आदिवासी लोग अटैक किया था उन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर अलग अलग एरो दिखा रहे हैं ब्लू और रेड कलर में, किस तरफ से उनका अटैक हुआ है, किधर किधर से। तो खास करके ये पूर्वी जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य थे उसके उत्तरी भाग से हुआ है, और वहां से फिर वो पूर्वी भागों से भी फैले हैं। इनका अटैक रोमन साम्राज्य पे 6वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी से शुरू होता है, और ये खास धीरे धीरे कर करके पहले पूर्वी साम्राज्य को खत्म करते हैं, पश्चिमी साम्राज्य को खत्म करते हैं, और फिर पूर्वी साम्राज्य को भी खत्म किया जाता है। और आगे चल करके जर्मन जो आदिवासी कबीलाएं हैं वो लोग यूरोप के अपना शासन फैलाते हैं। अब पूर्व और ईरान के बीच में भी एक कन्फ्रंटेशन रहता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में ज्यादातर जो लड़ाइयां हुई है वो जर्मन कबीलाओं से हुई है, लेकिन पूर्व में ज्यादातर ईरान से हुई, जिसे सासनिद साम्राज्य भी कहते हैं। पूर्व में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, खास करके ईरान में अगर एक चीज और देखें तो ईरान ने कभी भी रोमन साम्राज्य को और उसकी संस्कृति को अच्छी नजर से नहीं देखा, जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाया जा सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पूर्व ईरान के जो राजा हैं उनको ऊपर दिखाया जा रहा है। उसी तरह से पूर्व और इस्लाम, जब ईरान में ससनिद एम्पायर का खात्मा होता है, उसके बाद इस्लाम का जन्म होता है,
तो इस्लाम के आने के बाद भी बहुत हद तक बढ़ता है। इस्लाम धीरे धीरे बढ़ेगी और जितना आप देख रहे हैं रोमन साम्राज्य का फैलाव था, लगभग लगभग उतना ही फैलाव इस्लाम का भी होगा। उन्हीं क्षेत्रों में रोम तक पहुंच, यहाँ तक स्पेन तक पहुंच जाएगा रोम साम्राज्य का फैलाव, इस्लाम का फैलाव। अफ्रीका में अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये देखिए, जो पूर्वी पक्ष है, पूर्वी उत्तरी अफ्रीका का, पश्चिमी उत्तरी जो पक्ष है अफ्रीका का, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसके बाउंड्री के क्षेत्रों को ही रोमन साम्राज्य ने सिर्फ आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया, क्योंकि ये क्षेत्र आप जैसा देख सकते हैं नदियों और पहाड़ों से भरा हुआ है और ये जैतून और वाइन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके ऊपर हमेशा कंट्रोल रखा गया रोमन साम्राज्य के द्वारा। गेहूं कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में ही होती थी, लेकिन ज्यादातर गेहूं रोमन साम्राज्य में बाहर से आयात किया जाता था। अगर आप जैसा इस मैप में देख रहे हैं, ये मैप हरे हरे कलर का जो पेड़ दिखाया गया है, ये जैतून का पेड़ है और इन्हीं क्षेत्रों में जैतून का प्रोडक्शन होता था और जैतून के लिए ही रोमन साम्राज्य आज के समय में भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैतून अफ्रीका के उत्तरी भाग में भी उतना ही है जितना कि रोमन साम्राज्य के पूर्वी जो आपके इंग्लैंड, इटली वगैरह का जो भाग है, उत्तरी जो भाग है, मेडिटेरियन सी का उत्तरी भाग में उतना ही है जितना अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। उसके अलावा अफ्रीका एक और चीज के कारण महत्वपूर्ण था, उसे कहते हैं पेपिरस। पेपिरस एक तरह का पेड़ था जिसका छाल के ऊपर कागज की तरह ही बनाया जाता था। हालांकि कागज वो नहीं था, कागज बाद में चल करके चीन से आएगा, लेकिन कागज के आने से पहले पेपिरस पे ही सारा जितने भी डॉक्यूमेंट हो, किताबें हो रोमन साम्राज्य के दौरान, वो लिखी गई थी। ये आप सामने जो देखें, ये पेपिरस से बना हुआ एक कागज है, कागज की तरह ही है। उसके अलावा अफ्रीका में कोई एक लैंग्वेज नहीं था। हालांकि हम रोमन साम्राज्य को सिर्फ ग्रीक और लैटिन भाषा से तक सीमित करते हैं, लेकिन अफ्रीका में खासकर कॉप्टिक, पुनिक और बर्बर तीन खास करके भाषाएं बोली जाती थी और इनका विस्तार जो सहारा का रेगिस्तान है उसके ऊपर यानी कि उत्तर तक ही सीमित था। रोम और ईरान के टकराव की अगर बात हम करें तो रोम और या रोमन साम्राज्य और जो आपके ससनिद एम्पायर थे जो कि ईरान में थे, उनके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री हुआ करती थी जिसे हम फरात नदी कहते हैं, जो कि मेसोपोटामिया के टाइम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय से ही ये नेचुरल बाउंड्री बना हुआ रहा है। ससनिद साम्राज्य जैसा कि आप देख रहे हैं पीले कलर में घटता बढ़ता रहा है, लेकिन ये हमेशा से पूर्वी रोमन साम्राज्य के सीमा को टच किया और हमेशा इनके बीच में कन्फ्रंटेशन चलता रहा है, चाहे वो सी रूट्स को कंट्रोल करना हो या फिर ट्रेड को कंट्रोल करना हो, जो पर्शियन गल्फ या ब्लैक सी का जो ट्रेड रूट हुआ करता था जो एशिया से इसको जोड़ता था। जैसा कि आप देख रहे हैं ईरान और रोम साम्राज्य में टकराव इस लेवल तक था कि ईरान के जो भी लोग हुआ करते थे, वहाँ की जो संस्कृति थी, उन्होंने कभी भी रोमन साम्राज्य की संस्कृति को सम्मान नहीं दिया। आप जैसा कि देख सकते हैं उसमें प्रभाव भी बहुत कम, रोम के संस्कृति पे ईरानियों का प्रभाव कम था और ईरान की संस्कृति पे रोम का प्रभाव भी न के बराबर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में उनके ड्रेस कल्चर खास करके में कहीं भी रोमन प्रभाव का कहीं कोई असर दिखता नहीं है। पतन की अगर चर्चा करें रोमन साम्राज्य की, तो जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास का मैप है, जहाँ पे ऊपर जर्मन ट्राइब हमला कर रहे हैं पूर्वी भाग पे, दूसरी तरफ पश्चिमी भाग पे, और पूर्वी भाग पे लगातार अरब का, शुरू में ईरान का और बाद में फिर अरब जो कि आता है, अरब का हमला होता है। और इसमें ये जो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो बटा जाता है, ये दुकलिन जो राजा थे उनके समय पे बढ़ता है ये रोमन साम्राज्य। जर्मनी के आदिवासियों का जो अटैक होता है पूर्व पश्चिमी भागों पे रोमन साम्राज्य के, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग के पतन में। अरब साम्राज्य जैसा कि हमने बता ही दिया, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, रोमन साम्राज्य का उत्थान और उसके पतन के बारे में, रोमन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, रोमन साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो अफ्रीका हो, पूर्वी भाग हो, पश्चिमी भाग, उनके बारे में हमने डिटेल में थोड़ी बात की, और विभिन्न समुदायों के बारे में बात की जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे।
अगले वीडियो में हम रोमन साम्राज्य के राज और उनका क्रियावरण पर चर्चा करेंगे। सेनेटर जो एक पद हुआ करता था रोमन साम्राज्य में, उस पर चर्चा करेंगे। राजा और जो सेना हुआ करती थी, प्रशासन किस तरह से चलता था, और खास करके हम आखिरी में इस पे चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य के इतिहास लिखने के दौरान या रोमन साम्राज्य का इतिहास के लेखन में क्या कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि क्या बदलाव हुए रोमन साम्राज्य की जब इतिहास लिखा गया, तो किस नए तरह के सोर्सेस का आगमन हुआ। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।